जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। क्या भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर बनेगी बात? साथ ही वहां उनको नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से होंगे सम्मानित। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे, बड़े ही बेबाक तरीके से राजनाथ सिंह जी ने चीनी रक्षा मंत्री को दिया दो टुक जवाब, कह दिया गलवान जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। बताएंगे दोस्तों कैसे एकदम सटीक दो टुक जवाब दिया है राजनाथ सिंह जी ने, तो वही बताएंगे। अचानक नेतन्याहू पहुंचे गाजा। जी हां, खुद से गाजा पहुंचे हैं और कह दिया है कि अब खत्म होगा हमास का राज, हर बंधक की रिहाई पर मिलेगा 50-50 लाख डॉलर का इनाम। तो वहीं दोस्तों महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी एग्जिट पोल की खबरें आपको बताएंगे, जहां हरियाणा में तो चौंकाया ही, अब इस राज्य में भी चौंकाने जा रही है ये बड़ी पार्टी। तो क्या रहने वाला है एग्जिट पोल के मुताबिक इन राज्यों में चुनावों का रिजल्ट, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कहिएगा कमेंट में। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां नेपाल पहुंचे हैं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। क्या भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर बन पाएगी बात? भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बुधवार को नेपाल के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल का सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल 1950 में शुरू हुई एक पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए बृहस्पतिवार को जनरल द्विवेदी जी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेंगे। ये परंपरा दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की विशिष्ट परंपरा का सम्मान करते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी हर किसी को था इंतजार दोस्तों, संभावना है कि इस दौरान गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर जारी विवाद पर बात हो सकती है। लेकिन बात बन पाएगी क्या नहीं बन पाएगी वो बात की बात है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि इनके बीच इस मुद्दे पर बात हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है नेपाल। अधिकारियों ने बताया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को साझा हित के मुद्दों पर नेपाली सेना के महानिदेशक सैन्य संचालन बोले तो DGMO द्वारा भी जानकारी दी जाएगी। नेपाल इस क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी रिश्तों का जिक्र करते आए हैं। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको कि गोरखाओं पर बात बन पाएगी? साथ ही साथ आपको बता दें, गलवान जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, चीनी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह जी ने दो टुक जवाब दिया है बेबाक तरीके से। बता दें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वेडनेसडे यानी बुधवार को लाओ पीडीआर की राजधानी वियंटियाने में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात की और ये बैठक आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति और हाल ही में हुई सैनिकों की वापसी प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इस दौरान राजनाथ सिंह जी ने चीनी मंत्री से दो टुक कहा है कि गलवान जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि गलवान जैसी घटनाओं से बचा जाना चाहिए। ये बयान जून 2020 में गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प की ओर संकेत करता है, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। जी हाँ, अगली खबर बता दे, कनाडा का नया ऐलान, भारत की यात्रा कर रहे लोगों की हो विशेष जांच। इसके पीछे क्या है इसका इरादा? बता दे, भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पिछले साल से तनाव बरकरार है। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कई आरोप लगाए, जिस पर भारत की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। तो वहीं अब कनाडा ने एक नया ऐलान कर दिया है। कनाडा सरकार की ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद ने सोमवार को एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा है कि उनका मंत्रालय भारत की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाएगा। उन्होंने भारत की यात्रा करने वाले लोगों की जांच में अत्यधिक सावधानी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच उपाय अस्थायी तौर पर लागू किया है। कनाडा सरकार के सुरक्षा से जुड़े इन नियमों के लागू रहने के दौरान यात्रियों को स्क्रीनिंग में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों कनाडा भारत के अपमान करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर बता दे, एक पेड़ माँ के नाम अभियान हुआ ग्लोबल। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने किया पौधा रोपण। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान ग्लोबल हो गया है। गुयाना के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र की धरती पर अपने पसंदीदा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने अपने परिवार के साथ मिलकर पौधा रोपण किया। इस साल 5 जून को प्रधान मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस दिन दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी ने एक पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान को शुरू किया। ये अनूठी पहल पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देती है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या आपने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पहल का उपयोग किया है? बताना मत भूलिएगा कमेंट में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी की शासन शैली को सराहा है और कह दिया है कि दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कह दिया है कि वे दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है। उनका प्रभावशाली नेतृत्व और विकासशील देशों में योगदान उन्हें खास बनाता है। उन्होंने कहा कि मोदी की शासन शैली कमाल की है। गुयाना व अन्य देशों में इसका प्रासंगिकता है और इसे अपनाया जाता है। दरअसल दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुयाना पहुंचे तब प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में वहां की पूरी कैबिनेट ही उठकर आ गई। जी हाँ, दरअसल 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं पीएम मोदी जी। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नेतन्याहू जी अचानक पहुंचे गाजा, कहा अब खत्म होगा हमास का राज और हर बंधक की रिहाई पर मिलेगा $50 लाख का इनाम। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा का अप्रत्याशित दौरा किया। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योयाव गैलेंट और सेना प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि गाजा में अब हमास का शासन नहीं होगा। उन्होंने इजरायलियों की सुरक्षा और गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। हमास गाजा पर अब कभी शासन नहीं करेगा, हमने उनकी सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा वो अपनी मौत का रास्ता खुद चुनेगा। उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि इजराइल हर बंधक को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जी हाँ, गाजा में लापता 101 इजरायली बंधकों की वापसी को लेकर नेतन्याहू ने $50 लाख यानी करीब अगर भारतीय रुपए की बात करें तो 42 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान पर बांग्लादेश मेहरबान, ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ने जाएंगे पाकिस्तानी छात्र। जी हाँ, बांग्लादेश का सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान बोले तो ढाका विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान से आने वाले छात्रों के लिए फिर से अपना दरवाजा खोल दिया है। अब पाकिस्तानी छात्र वहां जाकर एक बार फिर से पढ़ाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से पाकिस्तानी छात्रों के एडमिशन पर लगाया गया बैन हटा दिया गया है। पाकिस्तान के छात्रों के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में यह बैन 10 साल पहले लगाया गया था 2015 में। यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर साइमा हक ने बताया है कि 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी के वीसी नियाज अहमद खान की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नियाज अहमद खान ने बैठक में यह प्रस्ताव ढाका यूनिवर्सिटी संघ के सामने रखा, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति के साथ मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, ढाका यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के तहत अब पाकिस्तानी छात्रों को बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेशी छात्र भी पाकिस्तान जाकर किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों शेख हसीना की सरकार में इन पाकिस्तानी छात्रों पर पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के लोगों को, स्टूडेंट्स को आकर के बांग्लादेश में पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी फैसले लेते नजर आ रहे हैं। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना की सरकार गिरी है और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी है, तब से लगातार भारत की खिलाफी करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश अगर ऐसे ही फैसले लेता रहा तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। अगली खबर बता दें, तालिबान ने गैर इस्लामी किताबों पर लगा दिया बैन, सरकार जो चाहेगी वही पढ़ेगी अब जनता। और खलील जिब्रान को पढ़ दिया तो खैर नहीं। दरअसल बता दें, तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में गैर इस्लामिक और सरकार विरोधी साहित्य को हटाने का प्रयास शुरू कर दिया था। सूचना और संस्कृति मंत्रालय के तहत गठित एक आयोग का मुख्य उद्देश्य इस्लामी कानून शरिया के अनुरूप साहित्य को बढ़ावा देना और अफगान मूल्यों के विपरीत सामग्री को प्रतिबंधित करना है। तालिबान ने 2021 से अक्टूबर 2023 तक 400 से अधिक किताबों को इस्लामिक और अफगान मूल्यों के खिलाफ होने के कारण जब्त किया। जब्त की गई किताबों की जगह पर कुरान और इस्लामी ग्रंथों का वितरण शुरू किया गया। इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले किताबों की 3 महीने तक जांच की जाती है, जिसमें कई किताबों को हटा दिया जाता है जो इस्लाम मालूम होते हैं, जो इस्लाम के जानकार होते हैं। तालिबान ने जिन पुरस्कारों पर प्रतिबंध लगाया है वो है जीसस द सन ऑफ मैन, दूसरा है ट्वाइलाइट ऑफ द ईस्टर्न गार्ड्स और तीसरा और अंतिम है अफगानिस्तान एंड द रीजन। यानी कि दोस्तों अब अफगान की सरकार यानी तालिबानी सरकार जो चाहेगी वही जनता को पढ़ना पड़ेगा। लगातार तालिबान की जनता पर हुक्म चलाते नजर आ रहे हैं ये तालिबानी। वाकई में दोस्तों अफगानिस्तान में जो भी जन्म लेता होगा आज के समय में, आप यूं समझ लीजिए कि उसके लिए जीने से बेहतर मौत ही होता होगा। मानते हैं इस बात को, बताइएगा जरूर। साथ ही
ही साथ बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशा खाना मामले में मिल गई जमानत। जी हां, हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशा खाना मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई की अध्यक्षता की और 1-1 मिलियन रुपए के 2 जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी ने मई 2021 में सऊदी अरब यात्रा के दौरान वहां के एक शाही सदस्य से मिले बेशकीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट को गलत तरीके से अपने पास रखा। ज्वेलरी सेट में शामिल एक नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट और रिंग्स। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA का दावा है कि इमरान खान और बुशरा बीवी ने तोशा खाना नियमों का उल्लंघन किया और ये गिफ्ट सस्ते दामों पर अपने पास रख लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के गुरु ने ऐसा क्यों कह दिया कि भारत को महान हिंदू सभ्यता को फिर से स्थापित करने की है जरूरत। बता दें, PM मोदी को बता दिया सुपर वर्ल्ड लीडर। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने कर दिया अखंड और वैदिक भारत का समर्थन। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत को फिर से अपनी महान हिंदू सभ्यता को स्थापित करने को कहा। उन्होंने रशिया की सरकारी मीडिया रशिया टीवी यानी RT से बात करते हुए कहा कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक दुगिन ने कहा कि वैदिक सभ्यता की अवधारणा समावेशी है और इसकी पुनः स्थापना से बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में मदद मिलेगी। रशिया भी लगातार अमेरिका के विरोध में बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। इससे अमेरिकी प्रभुत्व को झटका लगने की आशंका है। जी हाँ, क्या इनका कहना वाकई में सही है दोस्तों कि भारत को महान हिंदू सभ्यता फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है? मानते हैं कि इस बात को या नहीं, बिल्कुल भी बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन को बारूदी सुरंग देगा अमेरिका। बाइडेन प्रशासन ने रूसी हमले के डर से कीव दूतावास कर दिया बंद। जी हाँ, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को युद्ध में रशिया की आक्रामकता से निपटने में मदद के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई बारूदी सुरंगों का उपयोग करने की अनुमति देगा। ऑस्टिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिन में कीव स्थित अमेरिकी दूतावास और कुछ पश्चिमी देशों के दूतावासों ने रूसी हवाई हमले की आशंका में इन्हें बंद रखा। लाओस की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए बारूदी सुरंगों पर वॉशिंगटन की नीति में बदलाव रशिया की बदलती रणनीति का परिणाम है। ऑस्टिन ने कहा कि रूसी सैनिक जमीनी युद्ध के मैदान में बढ़त बना रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन को ऐसी चीजों की आवश्यकता है जो रूसियों के ऐसे प्रयास से निपटने में मदद कर सके। वहीं बता दें, अमेरिका और रूस जंग में उलझे रहे, इधर चीन ने फिर साधे इस्लामिक दुनिया के दोनों गुट। जी हां, दुनिया की 2 महाशक्तियां कहे जाने वाले अमेरिका और रूस आपस में उलझे हुए हैं। दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर संघर्ष की स्थिति है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से इस्लामिक दुनिया में अपना दखल बढ़ाया है। सऊदी अरब और ईरान जैसे परंपरागत प्रतिद्वंदियों को एक मंच पर ला चुके चीन ने एक बार फिर से समिट का आयोजन किया। मंगलवार को हुए इस कार्यक्रम में चीन के उप विदेश मंत्री डेंग ली शामिल थे। इसके अलावा उस सऊदी उप विदेश मंत्री वलीद बिन अब्दुल करीम और उनके ईरानी समकक्ष माजिद तख्त रवांचित है। जी हाँ, इस दौरान सऊदी अरब और ईरान ने कहा कि हम बीजिंग एग्रीमेंट का पालन करेंगे। बीते साल ही चीन ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बीजिंग बुलाया था और उनके बीच समझौता कराया था। उसके बाद से ही ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है। इसे चीन भी अपनी ताकत के तौर पर देख रहा है। उसे ईरान और सऊदी अरब को साध कर इस्लामिक दुनिया के दोनों ध्रुवों के बीच अपनी पैठ बनाई है। साथ ही साथ बता दें, एक बार फिर आत्मघाती हमले से दहला पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के 17 से 18 जवानों की मौत, सुरक्षा चौकी को उड़ा दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के जानी खेल इलाके में आत्मघाती हमले और गोलीबारी में पाकिस्तान सेना के 17 से 18 जवान मारे गए। इस भीषण हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के सहयोगी संगठन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप HGB ने ली है। ये हमला न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को उजागर करता है बल्कि ये भी बताता है कि वहाँ की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। मंगलवार शाम एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सुरक्षा चौकी से टकरा दिया। इस धमाके में चौकी की दीवार ढह गई और आसपास की संरचना को गंभीर नुकसान हुआ। सेना के बयान के अनुसार इस हमले में 12 जवान तो मौके पर ही शहीद हो गए जबकि कई अन्य घायल हुए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 17 से 18 जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं बता दें, भारतीय सेना को जल्द मिलेगा स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। यूजर ट्रायल करेगी आर्मी, आखिर क्या है इसकी खासियत बता दें। भारतीय सेना को जल्द ही यूजर ट्रायल के लिए पहला स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका आखिरी फील्ड ट्रायल 21 नवंबर से लद्दाख में होना है। इससे पहले मैदानी इलाके के साथ ही और रेगिस्तान में इसका ट्रायल हो चुका है। इन दोनों जगहों पर हुए ट्रायल में जोरावर सभी मानकों पर खरा उतरा। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के न्योमा में जोरावर का ट्रायल 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। टैंक के ट्रायल के दौरान इसकी
फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन के क्राइटेरियाज में इसे परखा जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रायल पूरे होने के बाद अगले साल जोरावर को यूजर ट्रायल के लिए भारतीय सेना को दे दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि जोरावर की खासियत क्या क्या है, तो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उत्तर कोरिया इस्तेमाल कर रहा अजीब हथियार, पड़ोसी देश के नागरिकों की कर दी नींद हराम। जी हाँ, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच विवाद लगातार चलता ही रहता है। अब उत्तर कोरिया एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। असल में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती गांवों में अजीब सी डरावनी आवाजें भेज रहा है। इसके चलते पड़ोसी देश के लोगों की नींद हराम हो गई है। 56 साल की किम सुन सुक अपना दर्द बयान करती है। वो कहती है कि पहले प्रकृति की आवाज के बीच वो जल्दी से सो जाती थी, लेकिन अब इन डरावनी फिल्मों जैसी आवाज के बीच रातों रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसी देश के नागरिकों की नींद उड़ाने का ये अभियान दोनों कोरियाई देशों खराब होते संबंधों में नई कड़ी है। जुलाई से ही उत्तर कोरिया ने सीमा पर लाउड स्पीकर लगा रखे। वहीं बता दें, अगर भारत रॉकेट सेंसर बना सकता है तो वह कुछ भी बना सकता है। जी हाँ, इसरो चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा। बता दें, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कह दिया है कि भारत को कार सेंसर निर्माण के लिए आयात पर निर्भर होने के बजाय इसे देश में विकसित करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा पर आयोजित सत्र में किफायती उत्पादन और घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता पर बात की। इस दौरान कर्नाटक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा भी जारी किया गया। सोमनाथ ने बताया कि भारत रॉकेट सेंसर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कार सेंसर की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण देश में इसका निर्माण मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि उत्पादन लागत कम हो और विनिर्माण का स्तर बढ़ाया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। वहीं बता दें, G20 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज पर फिदा हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट शहबाज को लगे हाथों फटकार दिया और मोदी ने कमाल के पत्ते खेले हैं जैसा बयान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय गुयाना में है, लेकिन उससे पहले वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में थे, जहां उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। G20 शिखर सम्मेलन के इधर नरेंद्र मोदी की अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, मिस्र, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी IMF की गीता गोपीनाथ और यूरोपीय संघ की उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मिले। नरेंद्र मोदी की ब्राजील से दुनिया के नेताओं के साथ बैठकों की तस्वीरों पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने उनकी जमकर तारीफ कर दी। एक तरफ चीमा ने नरेंद्र मोदी को सराहा तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार को घेरा और लताड़ लगाया शहबाज शरीफ को। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि ब्राजील का G20 समिट नरेंद्र मोदी को दुनिया में मिल रही जगह को दिखाता है। G20 से सामने आई तस्वीर में नरेंद्र मोदी बीच में बैठे हैं। एक तरफ उनके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट है। उन्होंने इटली और दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात की है। ये दिखाता है कि भारत को कितनी सेंट्रल पोजीशन दुनिया में मिल रही है। हमने भी भारत के साथ ही आजादी हासिल की थी, लेकिन हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ छूट गई है। हम आज दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहे और हमें कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी शानदार तरीके से पत्ते खेल रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इटली के नेताओं से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो किसी गुजराती बोलने वाले शख्स से ब्राजील में मिल गए हों और हंसी मजाक चल रहा हो। ये कहना होगा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत खूबसूरती से अपने पत्ते खेले हैं और एक पूरे प्लान के साथ खुद को दुनिया के सामने पेश किया है। नरेंद्र मोदी ने शानदार तरीके से अपने पत्ते खोले तो उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी और भारत को दुनिया में बड़ी स्पेस मिल रही है, और लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछ तक नहीं रहा है, जिस बात को लेकर शहबाज को लताड़ लगाया है दोस्तों खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने। जी हाँ, अगर आप भी कमर चीमा के बात से सहमत है तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए। साथ ही साथ बता दें, भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल से घबराया पाकिस्तान, चीन की शरण में जिन्ना का देश। जी हाँ, भारत को रशिया से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उसकी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान टेंशन में है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने और इससे पार पाने के विकल्प ढूंढ रही है। इसके लिए वो चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश में है, जिससे क्षेत्र में भारत का मुकाबला किया जा सके। भारत ने हाल ही में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल कर लेने भी पाकिस्तान की परेशानी को बढ़ा दिया है। जी हाँ, तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में चौंकाया, अब महाराष्ट्र में भी बन रही है सबसे बड़ी पार्टी। कैसे लोकसभा चुनाव में झटके के बाद वापसी कर रही है बीजेपी, आपको बता दें 2024 के आम चुनाव में जब बीजेपी को तगड़ा झटका लगा तो पार्टी पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। हरियाणा में ये नजर आ चुका है जब वहां विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार का दावा किया जा रहा था। हालांकि नतीजों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। यही नहीं,
अब झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ज्यादातर एग्जिट पोल में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो दोनों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं झारखंड में एक दो एग्जिट पोल को छोड़ दे तो वहां भी हेमंत सोरेन की सरकार जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सत्ता में लौटने की संभावना दिखाई दे रही है, वो भी क्लियर दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। दरअसल आंकड़ों की बात करते हैं, जहां महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ, तो वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र को लेकर सामने आए एग्जिट पोल पर नजर डाले तो मैट्रीज के सर्वे में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्षी एमवीए को 110 से 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लोकशाही मराठी रुद्र के सर्वे में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128 से 142 सीट हासिल करके एक बार सत्ता में बरकरार रह सकती है। एमवीए को 125 से 140 सीट और अन्य को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। तो वहीं दोस्तों, पी मार्ग का जो एग्जिट पोल है उससे आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला हो सकता है। तो वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के अलग अलग सर्वे की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया ने हेमंत सरकार की वापसी का अनुमान जताया है। वहीं मैट्रिज के एग्जिट पोल पर गौर करें तो झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 42 से 27 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाएगा। सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 25 से 30 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों, ऑन एन एवरेज देखें, एग्जिट पोल का रिजल्ट देखें, उसका एवरेज निकाले तो क्लियरली भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीतती नजर आ रही है। जी हां, एक बार फिर से हरियाणा की तरह पूरे भारत को चौंका सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। जब बात हो गई है इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल की, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के पोल की भी बात कर लेते हैं, जहां पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 9 सीटों की वोटिंग थी। कुल 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इन 9 सीटों को लेकर एग्जिट पोल में सामने आया है कि बीजेपी को 9 में से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं बता दें कि जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 सीटें, सपा को 3 सीटें हासिल हुई है। वहीं अन्य को 1 सीट भी मिलती दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, वोटिंग के दौरान सीसामऊ में काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। यहाँ से सपा के नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया था और सुरेश अवस्थी बीजेपी प्रत्याशी थे। इस सीट पर एग्जिट पोल में सपा की जीत दिखाई गई है। गाजियाबाद में बीजेपी को जीत मिल रही है। यहाँ संजीव शर्मा जीत रहे हैं, वहीं सपा के सिंहराज जाटव और बसपा के परमानंद गर्ग हार रहे हैं। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर 9 में से 6 सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। यानी हर वोट में, हर चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी रंग लाती नजर आ रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।